और कंबोडिया के बीच में फिर से एक बार विवाद चालू हो चुका है। ये विवाद कोई पहली बार नहीं बल्कि ऐतिहासिक तौर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत बार इन दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की गतिविधियां हुई हैं। ये सारा विवाद अगर देखा जाए तो एक शिव भगवान के मंदिर और उसी के बनाए हुए एक पावन पवित्र कॉम्प्लेक्स को लेकर, जिसको हम प्रे विहार टेम्पल के नाम से आज जानते हैं, उसको लेकर है। 9th सेंचुरी में जब मेर डायनेस्टी ने और अपना मेहर एम्पायर बनाया था, वो मेहर एम्पायर ने इस मंदिर की शिव भगवान के नाम पर स्थापना करते हुए एक पूरा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया था। मेहर एम्पायर जो है 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक इस एरिया में रूल करता रहा। उस समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। दनग्रेक माउंटेन रेंजेस के ऊपर स्थित ये जो मंदिर था, ये एक पावन पवित्र मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अन्य देशों के तहत भी था। समस्या तब आई जब हम मॉडर्न टाइम्स में 20th सेंचुरी को ऑब्जर्व करते हैं। 20th सेंचुरी के पीरियड में ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे पहले तो जो कंबोडिया का रीजन था वो फ्रांस के कब्जे में था। फ्रांस के कब्जे में उस पूरे रीजन को उस समय कंबोडिया के साथ साथ लाओस वियतनाम को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए देखा जाता है, और उस एरिया को कंबोडिया, लाओस, वियतनाम को इन टोटल बोला जाता था इंडो चाइना। तो कंबोडिया लाओस वियतनाम के साथ इंडो चाइना का हिस्सा होते हुए फ्रांस के कंट्रोल में था। थाईलैंड को उस समय सायम के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड के ऊपर किसी भी बड़ी शक्ति का उस समय कब्जा और कंट्रोल नहीं था। इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस ने कोशिश ये करी कि 1907 में उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक नेचुरल वाटरशेड प्रिंसिपल के तहत एक बॉर्डर बनाकर, उस बॉर्डर के तहत जो पूरा का पूरा प्रे विहार टेम्पल था और उसके साथ साथ लगभग 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का मंदिर का जो पूरा कॉम्प्लेक्स था, उसको कंबोडिया के बॉर्डर को दे दिया और उसको कंबोडिया के बॉर्डर के अंदर दिखा दिया। जैसे ही ये हुआ, उस समय से थाईलैंड ने इसका ऑपोजिशन चालू किया। थाईलैंड ने उस समय जो थाईलैंड के राजा होते थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर आपत्ति जताते हुए ये बात बोली कि इस चीज़ को हम मंजूरी नहीं देते, क्योंकि ये जो लाइन बनी है जिसमें सो कॉल्ड फ्रांस ने एक वाटरशेड प्रिंसिपल का प्रयोग किया है, उस समय थाईलैंड के राजा ने ये बात को कंप्लेंट करते हुए उजागर किया कि ये वाटरशेड प्रिंसिपल को डेलिबरेटली मोल्ड किया गया है, टेढ़ा किया गया है कंबोडिया के इंटरेस्ट को सूट करने के लिए, क्योंकि कंबोडिया जो है राइटफुल क्लेमेंट इस टेम्पल का नहीं था और उसको, क्योंकि वो फ्रांस की टेरिटरी थी, उसका कंट्रोल उसको मजबूरन दिया गया। लेकिन 1954 तक कंबोडिया में फ्रांस का रूल था। फ्रांस का रूल 1954 में जैसे ही ख़त्म हुआ, थाईलैंड ने अपनी आर्मी को उस समय भेजकर पूरे के पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स को ऑक्यूपाई कर लिया और अपने आप को एक राइटफुल क्लेमेंट बताना चालू कर दिया। कंबोडिया उस समय इस चीज़ को लेकर एकदम नाखुश था, क्योंकि वो लाइन उन्होंने फ्रेंच के थ्रू बनवाई थी। फ्रेंच ने वो लाइन वहाँ पर बनवाई थी, तो फ्रांस ने 1960 में उस समय 4-5-6 सालों के बाद कंबोडिया को उत्तेजित करते हुए, उत्साहित करते हुए बार बार ये बात बोली कि आप चलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम आपका समर्थन देंगे। फाइनली 1962 में कंबोडिया ये मैटर को जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक वर्डिक्ट के तहत ये पूरे के पूरे टेम्पल का कॉम्प्लेक्स प्लस टेम्पल जो है, उस समय बेसिकली कंबोडिया को वापस दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बात बोली कि 1907 के अग्रीमेंट के तहत ये पूरा का पूरा टेम्पल और उसके कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल केवल और केवल कंबोडिया के पास रहेगा। थाईलैंड ने इस वर्डिक्ट में एक पॉइंट निकाला। थाईलैंड ने कहा कि भाई, अगर आप 1907 की सीमा को मानते हैं तो उस हिसाब से तो केवल और केवल सिर्फ मंदिर का कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पावर है, उसका कंट्रोल थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया को देने की। लेकिन कोई भी पावर आज की डेट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं है कि उन माउंटेन रेंजेस का भी कंट्रोल वो उसको दे जिसके तहत आप इस पर्टिकुलर मंदिर के तक पहुंच सकते हैं। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बावजूद भी यहाँ पर एक ग्रे जोन बना रहा। ग्रे जोन का जो मेन कंटेंशन था वो ये था कि मंदिर का कंट्रोल अगर कंबोडिया को दे भी दिया गया है, तो 4.5 स्क्वायर किलोमीटर जो मंदिर के आसपास की ज़मीन है, जिसके तहत बंदा चल के चढ़ के उस मंदिर तक जाता है, उसका कंट्रोल आफ्टर ऑल किसके पास होगा। कंबोडिया बार बार जताता रहा कि उसका कंट्रोल 1962 के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट के तहत मेरा है, लेकिन थाईलैंड बार बार बोलता रहा कि ये आपका नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में 2011 में फाइनली कंबोडिया दोबारा से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया। दोबारा से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाकर कंबोडिया ने दोबारा से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक गुहार लगाते हुए ये बात बोली कि अब आप इस बारे में क्लैरिटी दे दीजिए ऑफिशियली एक वर्डिक्ट के तहत कि फाइनली ये जो 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है,
मंदिर के आसपास का, ये आफ्टर ऑल है किसका? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2011 में फिर से इस चीज़ को एक दोबारा वर्डिक्ट के तहत रिपीट करते हुए ये बात बोली कि मंदिर और साथ ही में मंदिर का जो पूरा 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों के दोनों कंबोडिया के पास हैं और ये कंबोडिया के पास रहेंगे। जाहिर सी बात है कि थाईलैंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और ये तब से दोबारा से 2011 ऑनवर्ड्स भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक और फ्रिक्शन पॉइंट बनकर दोबारा से इमर्ज कर बैठा। आज भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकली थाईलैंड के अंदर एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी आती है, उस इंस्टेबिलिटी के दौरान इस पर्टिकुलर इशू को रेज अप करना थाईलैंड के एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ नरेटिव का हिस्सा बन जाता है। और क्योंकि ये एक हिस्सा बन जाता है वहाँ पर, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हाल ही में थाईलैंड की परिस्थिति को ऑब्जर्व करें तो थाईलैंड के अंदर पिछले लगभग 1 महीने से एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। 3 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में पावर को कैप्चर करके वहाँ पर बैठा है। तो थाईलैंड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान इस मंदिर के इशू को दोबारा से रेज अप होना, पहली बात तो कोई आश्चर्यजनक नहीं चीज़ दिखती है हमें। लेकिन आज इस पूरे गेम के पीछे जो थाईलैंड की अभी प्रक्रिया की गई, जिस प्रक्रिया के तहत थाईलैंड ने F-16 का प्रयोग भी किया, उससे कुछ बहुत बड़े पैटर्न्स यहाँ पर खुलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की आवश्यकता है कि आज के अगर हम पिछले 4-5 साल की परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि जो कंबोडिया है वो एक प्रकार से चाइना की गोद में बैठा हुआ एक देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना की एक कॉलोनी कंबोडिया बन चुका है। चाइना आज की डेट में कंबोडिया का प्रयोग करता है। उसके रीम नेवल बेस पे उसने अपनी पूरी की पूरी एक नेवल स्ट्रेटेजी के तहत अपनी नेवल बिल्डिंग कर रखी है वहाँ पर। चाइना आज की डेट में कंबोडिया का प्रयोग करता है क्योंकि कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग जिसका नाम आसियान है, जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं, उसका एक ऑफिशियल मेंबर है। चाइना आसियान का ऑफिशियल मेंबर नहीं है लेकिन कंबोडिया ऑफिशियल मेंबर है। चाइना ने जब कंबोडिया को अपनी गोद में बिठा लिया तो इस गोद में बिठाने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि कंबोडिया के थ्रू आसियान के अंदर अपना दबदबा बनाना आज की डेट में कंबोडिया के थ्रू चालू हो गया। आज जब आसियान के देश मिल बैठकर चर्चा करते हैं कि चाइना साउथ चाइना सी में अग्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ कंबोडिया इन एंटी चाइना स्टेटमेंट्स को वहाँ पर ब्लॉक कर देता है। जाहिर सी बात है कि इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को ब्लॉक कर देने से चाइना कंबोडिया के थ्रू अपनी पावर प्रोजेक्ट आसियान के अंदर कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर अगर हम थाईलैंड के कॉन्टेक्स्ट को समझें तो ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि थाईलैंड आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी में एक स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट एक साधारण लैंग्वेज में वो स्टेट होता है जो खास करके झूला झूलता रहता है। जब हम बचपन में एक झूले पे बैठते हैं, अपने पाँव से झूले को आगे पीछे घुमाते रहते हैं, तो उसमें आप गौर करके देखिए कि स्पीड उस झूले की हम डिसाइड करते हैं। हम तेज़ चक्कर काटेंगे तो झूला तेज़ भागेगा, हम धीरे धीरे चक्कर काटेंगे तो झूला भी धीरे धीरे चलेगा। आज अगर हम थाईलैंड को देखें तो वो इंटरनेशनल रिलेशन में एक स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट इसलिए है क्योंकि वो एक जगह पर अमेरिका से इंगेज करके अमेरिका के वेपन्स खरीदता है, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपने एयर बेसिस का एक्सेस थाईलैंड में देता है, उसी जगह पर वो चाइना से भी इंगेज करता हुआ एक डिफेंस रिलेशनशिप रखता है, वहीं पर वो उसी तरीके से रशिया के साथ ऑयल डील्स साइन करके रशिया से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी पूरी करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थाईलैंड किसी एक का नहीं है, लेकिन अगर वो एक जगह पर चाइना से, एक जगह पर अमेरिका से और एक जगह पर रशिया से इंगेज कर रहा है और इन तीनों के रिलेशंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ कहना गलत नहीं है कि आज थाईलैंड का रिलेशन अमेरिका से इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिवली ज़्यादा डीप है और अमेरिका इस मोमेंट पर कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश के फेलियर के बाद, भारत के फेलियर के बाद, म्यांमार में रेजिम चेंज करने के फेलियर के बाद, कि किसी तरीके से थाईलैंड पूरे के पूरे अमेरिका के सिक्योरिटी ग्रिप में आ जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अब आपको ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि जो पूरा यहाँ पर डिबेट चल रहा है वो डिबेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का इशू सिर्फ कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में नहीं है, बल्कि ये इशू बड़ा गहरा है। ये इशू गहरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है जो कि एट प्ले है
और ये स्ट्रैटेजिक राइवलरी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये एक जगह पर कनाडा, अमेरिका, यूरोप के कुछ देश, उन सबके साथ मिलती हुई, और दूसरी जगह पर चाइना, जो आज की डेट में कंबोडिया का समर्थन करते हुए खेल खेल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर यूरोप के कुछ देश, कनाडा और अमेरिका मिले हुए हैं, जिसमें से फोर फ्रंट पर अमेरिका है, तो अमेरिका आज की डेट में यहाँ पर क्या चाहता है? अमेरिका के ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में इस प्रकार का कोई फ्रिक्शन पॉइंट इमर्ज कर जाए, जैसे कि ये जो बॉर्डर क्लैश है, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि यहाँ पर कंबोडिया जो है, एक अनस्टेबल कंबोडिया बीजिंग को और चाइना को किसी भी तरीके से अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस यहाँ पर लाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आज कंबोडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल फंक्शनरी है। आज चाइना अगर किसी प्रकार का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर इंगेजमेंट करना चाहेगा, तो यहाँ पर एक चीज़ तय है कि चाइना एक स्टेबल कंबोडिया चाहेगा। लेकिन अगर थाईलैंड के थ्रू कंबोडिया को प्रोवोक करवाया जाए और थाईलैंड का प्रयोग करके यहाँ पर अगर कंबोडिया के साथ एक फ्रिक्शन पॉइंट क्रिएट किया जाए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बीजिंग का एक स्ट्रेटेजिक होल्ड कंबोडिया पे पहली बात तो घटता है। दूसरा, अगर आज कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये फ्रिक्शन पॉइंट इमर्ज करता है, जहां ये दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं, तो अमेरिका का इंटरेस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य क्या है? अमेरिका ये चीज़ चाहता है कि अगर थाईलैंड कंबोडिया से लड़ेगा, तो यही लड़ाई के दौरान थाईलैंड को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आगे आएगा। यहाँ पर उसको सैटेलाइट इमेजरी देना, यहाँ पर अपने स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडवाइजर्स को थाईलैंड के अंदर डिप्यूट करना, और वो भी सारा का सारा एक कवर के तहत कि भाई डिफेंस और बॉर्डर सोवरेनिटी आज अफेक्ट हो रही है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की मदद करने के लिए हमें यहाँ पर आना है। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका अपनी चाल यहाँ पर थाईलैंड के साथ खेल के कर पाएगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्ड होगा, आप यहाँ पर दो तीन और चीज़ें होते हुए देखेंगे कि अमेरिका अभी वेपन्स, अमेरिका अभी थाईलैंड को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत रियल टाइम ट्रूप मूवमेंट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड करता जाएगा। और अभी आप ये भी चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि आने वाले समय में थाईलैंड के अंदर जितने भी नेशनलिस्ट मीडिया आउटलेट्स हैं, जिनके अंदर अमेरिका ने अपने पूरे के पूरे एसेट्स को इम्बेड कर रखा है, वो यहाँ पर अब एक प्रोपोगेंडा कैंपेन चालू करेंगे आने वाले समय में कि किस तरीके से इस प्रे विहार मंदिर के पास चाइना ने अपने रेडार्स लगा रखे हैं। प्रोपोगेंडा चलाया जाएगा कि किस प्रकार से कंबोडिया की आर्मी के यूनिफॉर्म में पीएलए के सोल्जर्स कंबोडिया के बिहाफ पर लड़ रहे हैं। इस तरीके से पूरे के पूरे थाईलैंड में एक आर्टिफिशियल तरीके से एंगर को फ्यूल किया जाएगा, और इस एंगर को फ्यूल करने के बाद यहाँ पर कुछ कंबोडिया के अंदर भी जो फोर्स के अंदर डिट्रैक्टर्स हैं, फोर्स के अंदर जितने भी उसके डिफेक्टर्स हैं, जो आज की डेट में कंबोडिया की सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, उनको भी एकजुट करके लाकर एक रणनीति के तहत यहाँ पर उनके साथ भी एंगेज करके कंबोडिया को वीकन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा अमेरिका थाईलैंड नेवल एक्सरसाइज करने का। आज अमेरिका थाईलैंड की मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी होती है। ये जो कोबरा गोल्ड की एक्सरसाइज है, इस कोबरा गोल्ड की एक्सरसाइज के तहत अमेरिका यहाँ पर इंटरवीन करेगा। अब आप यहाँ से दो तीन चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका का इंटरवेंशन थाईलैंड में होना, थाईलैंड के अंदर थाईलैंड का समर्थन करते हुए दूसरी जगह पर चाइना का इंटरवेंशन कंबोडिया में होना, तो ये थाईलैंड और कंबोडिया के नाम पर रियलिटी में अमेरिका और चाइना की राइवलरी दिख रही है। दूसरा, अगर अमेरिका आज की डेट में थाईलैंड के साथ किसी भी तरीके से थाईलैंड के आसपास के पानी के इलाकों में, गल्फ ऑफ थाईलैंड के एरिया में, अगर वो किसी भी तरीके से मान लीजिए कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो चाइना को उतना ही एक मौका मिलेगा कि वो उसी कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से साउथ चाइना सी में और असर्टिव हो जाएगा। और तीसरा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आसियान एज एन इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर एक वीकनेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आसियान के मैकेनिज़्म का प्रयोग करना, आसियान के मैकेनिज़्म के थ्रू इन दोनों देशों के बीच के इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाना, खास करके तब क्योंकि आज अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आसियान एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो साउथ ईस्ट एशिया के इन डिस्प्यूट्स को बायलैटरली रिजॉल्व करा सकता है। तो वो बायलैटरली रिजॉल्व ना कराने के बजाय जो यहाँ पर बड़ी शक्तियाँ चाइना और अमेरिका इंगेज करके यहाँ पर आ रहे हैं,
इनके एंगेजमेंट से आसियान की जो कमज़ोरी है वो भी देखने को मिलती है, और इसका कॉन्सिक्वेंस जो है ये भारत की विदेश नीति पर भी बहुत है, क्योंकि आज भारत की विदेश नीति को ये बात समझनी है जो कि वो खुद एक्सपीरियंस कर चुका है आफ्टर द लास्ट ईयर्स बांग्लादेश एक्सपेरिमेंट, कि जब बांग्लादेश ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया तो वहाँ रेजीम चेंज, जब बांग्लादेश ने समर्थन नहीं किया तो अमेरिका ने मणिपुर का प्रयोग करके पूरे के पूरे म्यांमार में आग लगवाने की कोशिश करी, जब वो भी कामयाब नहीं हुआ तो अब ये थर्ड स्टेप पर जाकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में काम करवा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई बिलीव कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर इशू है, और इस इशू के पीछे जो कि जिसके सामने के तहत हमें एक कल्चरल एंगल दिख रहा है, लेकिन इस कल्चरल एंगल के पीछे जो बड़ा एंगल है, आई बिलीव ये लार्जर जियोपॉलिटिक्स अब आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।